हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुनावत। और हम बात कर रहे थे सेल इंजरी फ्री रेडिकल्स की वजह से कैसे होती है। तो तीन चीज़ें देखी थी अपन ने। उसका प्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन था फर्स्ट वीडियो उसका। उसके अंदर अपन ने देखा था कि किस तरह से फ्री रेडिकल से उसका प्रोडक्शन होता है, किस तरह से उसका जो वो रिमूव होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, और किस तरह से अगर वो रिमूव भी नहीं हो पाते तो किस तरह से वो अफेक्ट करता है। वो चीज़ें देखी थी अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर, उसका एक तरह का ओवरव्यू देखा था। सेकेंड वीडियो के अंदर प्रोडक्शन के 3 पॉइंट लिए थे, 6 तरह से प्रोडक्शन हो जाता है फ्री रेडिकल्स का। तो अब 3 पॉइंट अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर ले लिए थे। अब ये सेकंड थर्ड वीडियो है, इसके अंदर क्या है कि अपन जो रिमेनिंग जो तीन जो पॉइंट बचते हैं जो प्रोडक्शंस करने के जो फ्री रेडिकल्स को, उसके बारे में बात करेंगे। और अगले वीडियो के अंदर अपन किस तरह से जो फ्री रेडिकल्स है वो रिमूव किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो फाइनल वीडियो होगा, जो फिफ्थ वीडियो, उसके अंदर उसके इफेक्ट देखेंगे अपन कि अगर वो रिमूव भी नहीं हो पाता तो वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर अफेक्ट करता है, वो चीज़ें देखेंगे। तो आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, वो है केमिकल ड्रग। मैंने क्या कहा कि अगर हम क्या है कि कोई भी किसी भी तरह से बाहर से कोई केमिकल या फिर कोई भी किसी भी तरह के जो ड्रग है अगर देते हैं, जिसकी वजह से कहने का मतलब ये है कि वो एक्सोजेनसली बाहर से देते हैं तो वो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज होगा हमारी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से कहने का मतलब ये है कि फ्री रेडिकल से उसका प्रोडक्शन हो जाता है। जनरली अगर बात की जाए केमिकल ड्रग की, तो अपन जो एग्जांपल लेंगे केमिकल ड्रग का वो लेंगे CCl4। CCl4 जो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। ये कहने का मतलब ये है कि जो जो ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो यूज़ लेते हैं, जो लॉन्ड्री वाले जो यूज़ लेते हैं ड्राई क्लीनिंग एजेंट में, हमारे जो ब्लेज़र को ड्राई क्लीन करने के लिए यूज़ लेते हैं CCl4 को। ये अगर इसकी ये अगर ये केमिकल्स है एक तरह का, अगर ये केमिकल्स ज़्यादा अमाउंट पे ले लिया उन्होंने, तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या करता है कि वो जो CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, वो CCl3 में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन ट्राइक्लोराइड्स, और इसके साथ में एक फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स बन गया, बट ये जो फ्री रेडिकल्स ये है कि ये तो फ्री रेडिकल्स ऐसा फ्री रेडिकल्स है जो ना तो ROS है ना ही RNS है, करेक्ट। ना तो रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीसीज है ना रिएक्टिंग नाइट्रोजन स्पीसीज है, बट इस पर फ्री रेडिकल्स आ गया, मतलब ये फ्री रेडिकल्स है। मतलब इसका जो एक्शन है ना वो एक फ्री रेडिकल्स की तरह सिमिलर है, करेक्ट। अब ये अपन ने यहाँ पे लिखा कि ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है, और इसको डिटेल में फर्दर आगे पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल है जो अपन मोस्ट कॉमनली जो टेबलेट यूज़ ली जाती है वो है पैरासीटामोल्स, और इसको हम शॉर्ट में PCM भी बोलते हैं, और इसी का ही नाम है एसिटामिनोफेन, करेक्ट। अब कहने का मतलब चाहे पैरासीटामोल बोलूँ, चाहे PCM बोलूँ, चाहे एसिटामिनोफेन बोलूँ, ये बात एक ही है, तीनों पैरासीटामोल के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब अपन देखते हैं पैरासीटामोल्स, तो जब पैरासीटामोल्स का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था फार्माकोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, कि जो एसिटामिनोफेन्स और जो पैरासीटामोल्स है ये क्या है, मेटाबॉलिज करता है। जब इसका मेटाबॉलिज होता है तो दो तरह से मेटाबॉलिज होता है इसका। एक तो 99% जो पार्ट है इसका वो तो एक ग्लूकोनेडेशंस सल्फोनेशंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइज कर देता है। और जो रिमेनिंग 1% की अगर बात की जाए, वो साइटोक्रोम P450 के प्रेजेंस में एक टॉक्सिक सबस्टेंस NaPQI का फॉर्मेशन कर देता है। NaPQI क्या है यहाँ पे, N एसिटाइल पैरा अमीनो बेंजोक्विनोन अमाइन। कुछ बुकों के अंदर NaPQI लिखा रहता है, कुछ बुकों के अंदर NaBQI लिखा रहता है। बात एक ही है, कहने का मतलब ये है कि कुछ बुकों के अंदर मैंने जो एक ऑरेंज कलर से जो लाइन डिनोटेट करी है NaPQ और I लिखा रहता है, N एसिटाइल पैरा क्विनोनामाइंस ये लिखा रहता है, और कुछ बुकों के अंदर B को डिनोटेट किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से आपको शो कर रखा है। अब कहने का मतलब ये है, वहाँ पे अपन देखते हैं कि जो NaPQI और जो होता है जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंट होता है, ये कहने का मतलब ये है कि
ये नॉन टॉक्सिक सब्सटेंट होता है, ये हमारी बॉडी की अगर बात की जाए ये नॉर्मली नुकसान नहीं करता, करेक्ट। अब कैसे क्यों नुकसान नहीं करता, तो वहाँ पे अपन देखते हैं, या मैंने बताया था वहाँ पे आपको कि NaPQI बहुत हाईली टॉक्सिक होता है। क्यों टॉक्सिक होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सल्फ्राइडिक जो ग्रुप होता है, जो SH ग्रुप होता है, उसकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब उसकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से सल्फेट ग्रुप की, SH ग्रुप की, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक होता है। अब टॉक्सिक है तो ये क्या करता है, फिर हम क्या करते हैं कि और ये फिर नुकसान क्यों नहीं करता, टॉक्सिक है फिर भी, फिर ये क्या है कि हमारा जो ग्लूटाथायोन्स होता है उसके साथ इसको मतलब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, हम बाइंड कर देते हैं ग्लूटाथायोन्स के साथ। ग्लूटाथायोन्स जनरली की अगर बात करें तो ये हमारी जो लीवर है ये प्रोड्यूस करती है ग्लूटाथायोन्स, जो एक SH ग्रुप कंटेन करता है। अब ये इसके साथ NaPQI की अगर रिएक्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो NaPQI ये एक तरह का मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक सब्सटेंट नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है कि इसका कंजुगेशन करवा देते हैं, मतलब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम सल्फेट या ग्लूकोनिक एसिड के साथ। तो ये चीज़ें देखते हैं अपन वहाँ पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पैरासीटामोल्स का, जो जहाँ पे मैंने मेटाबॉलिज्म बताया था, तो वो आप देख सकते हो वहाँ से कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के अंदर आपको क्या याद रखना है, इन्फ्लामेशन के अंदर आपको इधर और कहने का मतलब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो CCl4 की अगर बात की जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स की अगर बात की जाए, ये एक तरह का लिपिड परऑक्सीडेशन होता है इसका, और जब लिपिड परऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन, प्रोटीन, DNA, इन सभी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको डैमेज कर देता है, करेक्ट। वो चीज़ें देखेंगे अपन आगे जाके किस तरह से इफेक्ट करता है ये चीज़ें। इन्फ्लामेशन की अगर जभी भी अपन बात करें तो इन्फ्लामेशन के अंदर क्या हो जाता है कि जब इन्फ्लामेशन रिएक्शन होती है जिसके कारण जो हमारी WBC होती है वो क्या है, एक्टिवेट हो जाती है, ल्यूकोसाइट्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, हमारी WBC एक्टिव हो जाती है। और इसमें भी पर्टिकुलरली जो मैक्रोफेज और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो एक तरह का फेगोसिटिक की तरह एक्ट करता है, और ये क्या करता है कि दोनों एक फ्री रेडिकल से उसका प्रोडक्शन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो इससे भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो गया, इन्फ्लामेशन से किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, केमिकल्स जो एजेंट अपन ने बाहर से दिए इससे कैसे हमारे फ्री रेडिकल्स बना। और अब बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का तो स्ट्रक्चर अपन अगर देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे तो स्ट्रक्चर देख के अपन को पता चलता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक फ्री रेडिकल्स है, मतलब ये एक तरह का ये क्या है, एक तरह का RNS है, करेक्ट, रिएक्टिंग नाइट्रोजन स्पीसीज है। ये एक तरह का फ्री रेडिकल्स की तरह एक्ट करता है, मतलब RNS की तरह एक्ट करता है। नित्याती से मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो के अंदर कि नित्याती एक बेबी गर्ल्स है जो अपने माइंड ही माइंड में, नित्याती शब्द का ही मतलब होता है मेडिटेशन, तो माइंड ही माइंड में, और जो वो क्या है कि मेडिटेशन करती रहती है कि साथ में भी मतलब किसी के साथ मतलब पेड करो, मतलब खुद अनपेड है, अनपेड है, मतलब तो वो क्या चाहेगी कि अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहेगी, तो वो पेयरिंग करना चाहेगी, करेक्ट, किसी के साथ। तो वो पहले पुराने वीडियो के अंदर मैंने बताया था। अब मैं बताता हूँ कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, अपन देखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से नाइट्रिक परऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाता है। तो जनरली जो आर्जिनिन एक तरह का अमीनो एसिड होता है, इस आर्जिनिन जब सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक NOS नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेट के प्रेजेंस में होता है। और सिंथेटेज एज आ गया, मतलब जहाँ पे भी एज दिख जाए आपको इसका मतलब है कि ये एंजाइम्स है, करेक्ट। एक जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिंथेटिक एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, आर्जिनिन सिट्रोलिन में कन्वर्ट होता है, और इस रिएक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है NADPH है, जो NADP में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जब आर्जिनिन सिट्रोलिन में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। अब कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज है ये भी 3 तरह का होता है। वो कौन कौन से है 3 तरह के, वो भी देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको।
एक है न्यूरॉन्स। अगर न्यूरॉन्स के अंदर अगर हमारा एनओएस प्रेजेंट है तो न्यूरोनल एनओएस बोलेंगे। अगर मैक्रोफेज के अंदर है तो मैक्रोफेज और एंडोसिबल्स एनओएस बोलेंगे। अगर एंडोथीलियम सेल के अंदर है तो एंडोथीलियम एनओएस बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, बता देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि ये 3 तरह के होते हैं। अगर न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट है तो न्यूरोनल एनओएस बोलेंगे, या शॉर्ट फॉर्म में इसको एनएनओएस बोलेंगे, न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक और एनओएस फर्स्ट। अगर मैक्रोफेज के अंदर है, मैक्रोफेज मतलब फेगोसिटिक। और मैंने कहा कि अगर मैक्रोफेज की अगर बात करें तो मैक्रोफेजेस क्या करता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर दिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखा बने तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफेज क्या है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जब फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे कि जो बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है उसकी क्या है डेथ करेंगे, करेक्ट, उसको मार देंगे, किल कर देंगे। और सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर मैक्रोफेज और इंड्यूसिबल एनओएस की अगर बात करें तो ये एनओएस इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेट या एनओएस सेकंड बोलेंगे। ये क्या कर रहे हैं, माइक्रोबाइट की किलिंग करेंगे। जो बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, जो बैक्टीरिया आ रहा है उसको डेथ कर देंगे, मतलब उसको मार देंगे, करेक्ट। और न्यूरोनल्स की अगर बात करें तो ये न्यूरोनल एनओएस होता है, ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर में हेल्प करता है। और ये क्या करता है कि जो हमारे सेल सिग्नल होते हैं उसको उस पर वर्क करता है, मतलब उसको इधर उधर ट्रांसमिटेड करवाने का जो काम करता है सिग्नल्स को। नेक्स्ट अगर एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट है तो उसको वो एक वेस्कुलर टोन में हेल्प करेगा। और कहने का मतलब इसको एनओएस मतलब एंडोथीलियम एनओएस मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेट बोलेंगे या एनओएस थर्ड बोलेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये सीक्वेंस से याद रखना है आपको, पहले न्यूरॉन के अंदर, फिर मैक्रोफेजेस के अंदर, फिर एंडोथीलियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि जब आर्जिनिन से जब सिट्रोलिन बन रहा था तो वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा था। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर क्या करता है कि एक सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, और जब सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक NO3 माइनस का फॉर्मेशन कर देता है। NO3 की अगर बात की जाए तो NO3 का जब स्ट्रक्चर अपन इस तरह से ये करते हैं तो ये भी एक तरह का इसको बोला जाता है परऑक्सी नाइट्राइड्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक तरह का फ्री रेडिकल से उसकी तरह एक्ट करता है और फ्री रेडिकल से उसका प्रोडक्शन करता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने इतना ही देखा कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो 3 तरह से देखा कि केमिकल्स ड्रग्स के बेसिस पे जो एक बार से कैसे ये प्रोडक्शन होता है फ्री रेडिकल्स का, इन्फ्लामेशन की वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, वो सारी चीज़ें देखी। अगले वीडियो के अंदर किस तरह से फ्री रेडिकल से उसको रिमूव किया जाता है वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल से मेरा सेम मेडिकोज स्टूडियो के नाम से इस पर डाल दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल्स को अपने फ्रेंड्स और अपने बैचमेट्स को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें। और